कक्षा बीए तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण हिमालय के आंगन में एवं आंसू काव्य। इन कविताओं के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के प्रमुख कवि और आधार स्तंभ है। ये दोनों जो काव्य है, एक तो हिमालय के आंगन में, इस कविता के कुछ पद्यांशों की हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, सप्रसंग व्याख्याएं कर चुके हैं। आज हिमालय के आंगन के कुछ पद्यांश और आंसू काव्य, जो कि प्रसाद जी का बहुत ही अच्छा, विरह से युक्त और वीरे विदग्धा का बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत काव्य के अंदर किया गया है। तो आज हम इसका जो 10वां पद है, हिमालय के आंगन में जो कविता है, ये प्रसाद जी द्वारा रचित लिखित जो नाटक है स्कंदगुप्त, उससे उद्धृत है ये। तो अगला जो 10वां पद्यांश है जयशंकर प्रसाद जी का, हिमालय के आंगन नामक जो उनकी कविता है, ये कविता स्कंदगुप्त नाटक में संकलित है। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंगल को भी षष्ठी। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्म भूमि थी, यहीं कहीं से हम आए थे, नहीं जातियों का उत्थान पतन। आंधियाँ झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला, हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर। तो ये जो पद्यांश है, उसकी हम व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, उसके आधार पर हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं हैं, प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और विवेचन के उपरांत इस पर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, उसके आधार पर हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो 4 सोपान, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य, इसके आधार पर इसकी हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित स्कंदगुप्त नाटक में संकलित एक बहुत ही अच्छी कविता है, हिमालय के आंगन। हिमालय के आंगन से उद्धृत है और इस कविता के अंदर देश की गरिमा, गौरव, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, उसको प्रसाद जी ने चित्रित किया है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इस पद्यांश का प्रसंग देखते हैं, दूसरा जो सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारत की महिमा का वर्णन करते हुए उसके गौरवपूर्ण इतिहास की ओर संकेत किया है कि भारत का जो प्राचीन गौरव और गरिमा है, वो बहुत ही अतीव है। प्रसाद जी ने अनेक राष्ट्रीय एवं प्रेम भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना की है। प्रस्तुत पंक्तियाँ उनके प्रसिद्ध गीत हिमालय के आंगन से ली गई है, जो उनके प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त के अंत में अवस्थित है। 5वां जो
नाटक का अंश है। यह गीत भारत की महिमा, उसके गौरवशाली अतीत और महापुरुषों की जन्म स्थली आदि के बखान स्वरूप रचित है। अपने इसी प्राचीन वैभव की महिमा का बखान कवि ने इन पंक्तियों में किया है। तो ये थोड़ा सा इसका संदर्भ है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि भारत ने ही यवन जाति के आक्रमणकारी सिकंदर को दया का दान दिया था। चीन को भी बौद्ध धर्म की दृष्टि इसी भारत से प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार श्याम आदि देशों को पंचशील के 5 रत्नों को अपनाने की शिक्षा प्राप्त हुई थी और यहीं से तिब्बत तथा श्रीलंका आदि देशों को श्रेष्ठ जीवन यापन करने का दृष्टिकोण प्राप्त हुआ था। आगे महाकवि हमारे गौरवशाली भारतवर्ष की महत्वपूर्ण परंपराओं और थातियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमने किसी अन्य देश या जाति पर आक्रमण करके उनसे कभी कुछ पाने या छीनने की लालसा नहीं रखी थी। हमने वसुदेव कुटुंबकम की भावना का आदर करते हुए सभी को समान सम्मान और प्रतिष्ठा और अवसर दिए हैं। संपूर्ण प्रकृति का पालन केंद्र हमारा भारत ही रहा है। एक और महत्वपूर्ण किंतु विवादित मसले पर अपनी स्पष्ट धारणा एवं दृढ़ मत प्रस्तुत करते हुए प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम आर्य यहीं पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं। अन्य लोग जो कि आर्य जाति के बाहर से आने की बात कहते हैं कि आर्य बाहर से आए हैं, उनके प्रत्युत्तर स्वरूप दृढ़ सिद्धांत कवि ने प्रस्तुत कर अपना मंतव्य स्पष्ट किया है। अपने गौरवशाली एवं महिमा में अतीत के बारे में बतलाते हुए प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारा देश और इसकी संस्कृति अनेक जातियों के विकास और पतन की साक्षी रही है। अर्थात यह देश बहुत अनुभवी एवं अनेक संस्कृतियों का ज्ञाता है। इसने विभिन्न विपरीत परिस्थितियों एवं संघर्ष रूपी आंधियाँ, तूफानों और अन्य विषम तेज वायु के प्रभाव को देखा और सहा है, फिर भी कोई प्रभाव अपने पर नहीं पड़ने दिया है। यानी कई तरह के देश की प्रगति में उतार चढ़ाव आए हैं। यह सब भारतवर्ष की एकता, अक्षुण्णता, सहनशीलता, धैर्य आदि गुणों का ही सुफल रहा है। भाव यह है कि सदियों से अनेक संस्कृतियों एवं विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आकर आक्रमण किए और देश व इसकी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, मगर वे सब प्रयास असफल रहे, विफल रहे और हमारा देश, इसकी सभ्यता और संस्कृति अक्षुण्ण रही। यह इसकी प्रभावशीलता, चेतनशीलता और महानता का ही प्रभाव रहा है। इसी क्रम में कविवर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारे देश ने अनेक प्रलयों, तूफानों और झंझावातों को हंसते हंसते सहा है। अनेक बार यहाँ भीषणतम विपदाएँ आई, फिर भी हमारा देश एक पराक्रमी, धैर्यवान और वीर की तरह अडिग रहा, डटा रहा। हमारे देश की संतानें चरित्रवान एवं महान रही है। इनकी वीरता और प्रसाद के डंके विश्व भर में बज रहे हैं। फिर भी शक्ति एवं वैभव संपन्नता के बाद भी इसमें कहीं अहंकार भाव नहीं रहा है। यह सब इस देश की विराटता एवं महानता का ही परिणाम है, अर्थात वीरता, चरित्रवान, शक्ति संपन्नता एवं उदारता के गुण हमारे यहाँ एक साथ सदैव से ही विद्वान रहे हैं। अंतिम पंक्ति में कवि कह रहा है कि हमारा देश व देशवासी इतने उदार हृदयी और परोपकारी रहे हैं कि किसी अन्य को अभावग्रस्त नहीं देख सके। इसी कारण मुक्त हस्त से उसकी मदद की। भाव यह है कि उदारता और दानशीलता भी हमारे यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। हमारे द्वारा या हमारे द्वार पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। हम क्या है, शरणागत की रक्षा करते हैं और जो कोई हमारी शरण में आता है हम उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये इसका
पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसकी चौथी जो इसका सोपान है, काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, वो देखते हैं। इस गीत के माध्यम से कविवर प्रसाद ने भारतवर्ष की गौरवशाली महिमा, इसका महिमामयी इतिहास, इसकी सभ्यता एवं प्राचीन संस्कृति का सुंदर बखान किया है। प्राचीन काल में आक्रमणकारी सिकंदर को भारतीय सभ्यता से जो शिक्षा प्राप्त हुई तथा चीन, श्रीलंका आदि को बौद्ध धर्म अपनाने का अवसर मिला, वे सब भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिणाम बताया गया है। भारत भूमि को प्राचीन काल से विपरीत परिस्थितियों को सहन करने वाली बतलाया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में भारतीय संस्कृति के प्रसार का ऐतिहासिक तथ्य व्यक्त किया गया है और प्रस्तुत पद्यांश में वीरता, शक्ति समृद्धता, उदारता, दानशीलता, परोपकारता, धैर्य, संयम, चरित्रशीलता आदि गुण हमारे देश और संस्कृति में आदिकाल से ही विद्वान रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल और भावाभिव्यक्ति देश प्रेम से मंडित है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, पर्यायोक्ति, उदात्त अलंकार है, छंद सुयोग्य है। अब अगला अंतिम हिमालय आंगन, हिमालय के आंगन में कविता का अंतिम पद्यांश पढ़ते हैं। वैसे ये 11वां नंबर का पद है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे। यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिमालय के आंगन में कविता से उद्धृत है। यह कविता प्रसाद जी का स्कंदगुप्त नामक जो नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, उसमें संकलित है और ये नाटक का अंतिम अंश है। तो ये इसका संदर्भ है। इसका दूसरा जो सोपान है, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसाद भारतीय संस्कृति और प्राचीन गौरवशाली इतिहास के उद्घोषक रचनाकार है। प्रस्तुत काव्यांश में भी प्रसाद जी भारत की गौरवशाली परंपरा एवं मानवीय मूल्यों की ओर संकेत कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि भारत की महिमा का और उसके अतीत का कोई विकल्प नहीं है। अब इसका तीसरा जो सोपान है, भावार्थ सरल अर्थ देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के जीवन पवित्र थे, उनका जीवन पाक और पवित्र था, उनकी भुजाओं में बल था, शक्ति थी, ताकत थी, वे वीर थे, परंतु अपनी वीरता और शक्ति का कभी उन्हें अभिमान नहीं हुआ, कभी उन्होंने गर्व घमंड नहीं किया, बल्कि हृदय में नम्र और कोमल ही बने रहे। उन्हें अपने हृदय की उदारता पर गर्व था और इसीलिए संसार में कभी किसी को दुखी नहीं देख सके, दीन दुखी की सदा सहायता की। उन्होंने धन और शक्ति का संचय भी दूसरों की सहायता के लिए किया। यानी भारत के लोग परमार्थी भी है। अतिथि का हमारे यहाँ देवताओं की तरह स्वागत सम्पन्न हुआ है और कहते हैं अतिथि देवो भवो। अतिथि हमारे यहाँ देवता के तुल्य होता है, देवता के समान होता है।
तेजस्वी हृदय वाले भारत के लोग सत्य भाषणों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रतिज्ञा का उन्होंने दृढ़ता से पालन किया और उस पर अडिग भी रहे थे। हमारे यहाँ राजा महाराजे हुए थे, क्षत्रियों का एक सिद्धांत था कि सिंह गवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हड़चने न दूजी बार। तो ऐसे मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ हमारे यहाँ राजा महाराजा हुए हैं, जिन्होंने एक बार वचन दे दिया उस पर वो आजीवन अड़ग रहते थे। हमारे आज के भारतवासियों के हृदय में उन्हीं पूर्वजों का रक्त है। हम उसी पवित्र भारत भूमि के निवासी है। साहस, ज्ञान, शक्ति, शांति आदि सभी गुण हम में भी है। हम अपने पूर्वजों के सभी श्रेष्ठ गुणों से मंडित हैं और हम देवों के वंशज आर्यों की संतान है। अतः हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उस शानदार भारत की आन बान और मर्यादा के लिए जिएं और उसकी रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व बलिदान कर दें। तो ये पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका साहित्यिक सामाजिक विवेचन विश्लेषण करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसिद्ध सूक्तियों का मंडन हुआ है। अतिथि देवो भवो, रघुकुल रीत सदा चलवाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। त्याग, सहनशीलता, समर्पण, दया, सेवा भाव, निरंकार, शुचिता, सम आदि मानवीय एवं सांस्कृतिक गुणों को बनाए रखने की प्रेरणा इन पंक्तियों में दी गई है। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारतीयों की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर किया है। अतीत की गौरवमयी परंपराओं को अपना राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया है। इसमें देश की खातिर त्याग, समर्पण की भावना रखने की व्यंजना हुई है। शब्दावली तत्सम प्रधान और भावाव्यक्ति प्रखर है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, पर्यायोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल और शुभोध तथा कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः सशक्त और समर्थ है। तो ये हिमालय के आंगन नामक जो कविता है उसको हमने पढ़ लिया है, इसकी हमने चर्चा कर ली है। अब अगला जो प्रसाद जी का जो काव्य है आंसू, उसका प्रारंभ का जो अंश है वो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसका संक्षिप्त में परिचय दे देता हूँ। आंसू जयशंकर प्रसाद की लोकप्रिय रचना है। यह एक विरह काव्य है तथा इसमें विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत कवि प्रसाद के युवा जीवन की मादक एवं मोहक स्मृतियाँ संकलित है, जो घनीभूत वेदना से मुखरित होकर दुर्दन में आंसू बनकर बरस पड़ी है। इस विरह काव्य के भावात्मक इतिवृत्त के निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके हम 4 भागों में इसको डिवाइड करके इसका विधिवत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। अतीत के संयोग सुखों की मादक स्मृति से उत्पन्न प्रेमी की मनोदशा का चित्रण, नंबर 1। नंबर 2, प्रियतम के अलग सौंदर्य का निरूपण। नंबर 3, प्रेम वेदना की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति। और नंबर 4, व्यथित विश्व के प्रति हार्दिक सहानुभूति का प्रकटीकरण। प्रसाद ने प्रेम वेदना को व्यष्टि कल्याण करने वाली सिद्ध करते हुए समष्टि कल्याण के लिए भी परम आवश्यक घोषित किया है। इसमें मानवीय विरह वेदना का मनोवैज्ञानिक ढंग से संयोजनाबद्ध निरूपण है। आंसू एक ऐसी मोतियों की माला है जो संगीतात्मक और भावानुभूति की तीव्रता के कारण अगणित कंठों का हार बन गई है। इसका हर मोती मन का स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी एक माला में गुंथकर
आभा बिखेरता है, साथ ही अपनी भाव कथा को सुनियोजित धारावाहिकता के कारण सर्वोत्कृष्ट प्रबंध का रूप प्रदान या धारण करता है। प्रसाद का आंसू काव्य मूलतः ब्रह काव्य माना जाता था, या डॉक्टर कृष्णलाल ने ब्रह काव्य को गीति काव्य का भेद मानते हुए इसे शोक गीत के अंतर्गत रखा है। इसी दृष्टि से आंसू एक बहुत सुंदर रचना है। इसमें प्रेम, सौंदर्य, संयोग और वियोग, प्रकृति तथा दार्शनिक चिंतन से संबंधित विषयों की प्रमुखता है। इस काव्य की गाथा कवि प्रसाद के जीवन से संबंधित है। वस्तुतः इसमें पत्नी शोक से संतप्त प्रसाद का आत्मिक विलाप मुखर है, जो कि आध्यात्मिक चिंतन के कारण लौकिक से कुछ अलौकिक प्रेमालाप लगता है, परंतु इसमें लौकिकता का स्वर ही प्रमुख है और यह कवि की हृदयगत वेदना का शोक राग जैसा है। इसमें कवि तड़पते हुए कह उठता है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस असीम वेदना की स्मृति कवि के हृदय में पीड़ा स्मृति की रेखा बनकर छा जाती है। तब कवि कहता है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्धन के आंसू बनकर वे आज बरसने आई। प्रसाद के आंसू काव्य में वेदना की अभिव्यक्ति वास्तविक जीवन की ही है। प्रसाद विशिष्ट कवित्व प्रतिभा से संपन्न थे, इस कारण उन्होंने अपनी वेदना की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत संकुचित क्षेत्र से बाहर आकर विश्व व्यापक फलक पर की है। इसी कारण आंसू में वेदना का स्तर बहुत व्यापक एवं उदात्त दिखाई देता है। इस कारण यह प्रसाद के बौद्धिक और दार्शनिक चिंतन का प्रतिमान प्रतीत होता है। इससे कवि की व्यक्तिगत वेदना व्यक्तिवादिता की संकुचित सीमाओं से आगे बढ़कर विश्वजनीन बन जाती है। यह विश्व व्यापकता का रहस्य आंसू की वेदना का मूल आधार है। इस तरह प्रसाद का आंसू काव्य आकार में विस्तृत न होकर भी भावाव्यक्ति में अति प्रखर, मधुर, मर्मस्पर्शी और करुणा कलित है। इसी से इस काव्य का महत्व गीति काव्य एवं ब्रह काव्य के रूप में सर्वमान्य है। तो ये आंसू काव्य का संक्षिप्त में मैंने आपको परिचय प्रदान किया है। अब हम सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो ये आंसू काव्य का प्रारंभ का अंश है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें कल कल ध्वनि से है कहती, कुछ विस्मृति बीती बातें। अब हम प्रस्तुत पद्यांश को व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो 4 सोपान है, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। तो इसका हम पहला सोपान देखते हैं, इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। आंसू प्रसाद जी का विरह काव्य है। अब इसका दूसरा जो सोपान है, इसका प्रसंग देखते हैं। आंसू लौकिक प्रेम पर आधारित विरह वेदना का काव्य है। इसमें कवि ने अपने विरह व्यथित मन से प्रसन्न करते हुए अपनी वेदना, अपनी पीड़ा है, उसका इजहार किया है, उसको व्यक्त किया है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरा हृदय विरह वेदना से बहुत व्यथित है। इस करुणायुक्त मेरे हृदय में अब लगातार व्यथा वेदना की रागनी बजती रहती है। इसी का कर्ण स्वर उभरता रहता है। मेरे हृदय से उठने वाले हाहाकार के स्वरों में क्यों अपार वेदना व्यथा गरजती रहती है। क्यों मेरा हृदय वेदना से आक्रांत रहता है। कवि कहता है कि मेरे व्यथित मानस रूपी सागर के तट पर क्यों वेदना की चंचल लहरें टकराती रहती है।
जैसे समुद्र तट पर लहरें टकराती है, वैसे ही मेरे मानस में वेदना तरंगित होकर चोटें करती रहती है, आघात करती रहती है। ये वेदना की लहरें निरंतर कलकल ध्वनि करती हुई पिछली मधुर बातों को मानो कहती रहती है। ऐसी यह है कि वेदना से पिछली सुखमय जीवन की घटनाएं स्वतः उभरती रहती है और उनकी यादें आने पर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ये इसका सारांश हो गया। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। चौथा जो सोपान है व्याख्या का, वेदनानुभूति। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वेदनानुभूति का मार्मिक चित्रण किया है। वेदना को ही आंसू का मूल कारण व्यंजित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में विरह उन्माद के साथ ही स्मरण चिंता दशा का चित्रण भी हुआ है। प्रेम के अज्ञात लोक और मानसिक व्यथा का चित्रण करने के लिए रूपक, अतिशयोक्ति और आक्षेप अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में आनंद या आंसू नामक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल और कवि के भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। अगला 13वां पद्यांश देखते हैं। आती है सुन छिदित से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरें, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरें। अब हम प्रस्तुत पद्यांश को व्याख्या की 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित आंसू काव्य से उद्धृत है, अवतरित है। अब इसका दूसरा सोपान, इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरह वेदना के कारण अपनी विक्षिप्त सी स्मरण दशा का चित्रण किया है। इसमें कवि की स्वानुभूति मार्मिक रूप में व्यक्त हुई है। अब इसका तीसरा सोपान, इसका हम भावार्थ देखते हैं, सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरे हृदय में उत्पन्न वेदना का मार्मिक स्वर मेरे प्रियजन के पास नहीं पहुंच पाता है। वह स्वर शुंभ क्षितिज से टकराकर मेरे पास ही लौट आता है। इस कारण मैं अपनी वेदना का उचित संप्रेषण नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों मेरे हृदय की वेदना का स्वर टकराती बल खाती पगली सी तरह या पगली की तरह वापस लौट आता है। कवि कहता है कि आकाश गंगा का प्रवाह बिना तट के कारण इधर उधर बिखर जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय से निकली वेदना की मार्मिक ध्वनि क्यों सब ओर से छटक जाती है। क्यों मेरी चेतना की तरंगें लगातार सुकोमल हिलोरे लेती रहती है। आज यह है कि मेरी चेतना में वेदना की लहरों को क्यों विश्राम नहीं मिल रहा है, क्यों वे लहरों की तरह तरलित होती रहती है। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब चौथा सोपान है काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में वेदनाग्रस्त हृदय से उत्पन्न भावानुभूति की लहरों को आकाश गंगा की तरह अनियंत्रित बताया गया है। वेदना व्यथा की तीव्रता व्यंजित हुई है। पगली सी व्योम गंगा सी में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, परंतु संपूर्ण छंद में आक्षेप की प्रधानता है। आनंद नामक मात्र छंद की गति अति उचित रूप में प्रयुक्त हुई है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध है, कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। आज इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने में किसी तरह की कोई कोताही ना बरतें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और ये जो पाठ्यक्रम है
प्रस्तुत जो पठित अंश है ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। धन्यवाद, नमस्कार।